हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार में जो टीचर्स भर्ती के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है, और हिस्ट्री के पोर्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसी क्रम में आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो अपने यहाँ एक सामाजिक सुधार से था। जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो भी किसी देश के प्रति न होकर के अपने यहाँ के राजा, अपने यहाँ के जार, चूँकि रूस में ज़ारशाही व्यवस्था चल रही थी, तो उस जार के प्रति, उस जार के द्वारा किए जा रहे शोषण के प्रति मुक्ति पाने के लिए किया गया एक आंदोलन था। उसी को रशियन रिवॉल्यूशन कहा गया। इस वीडियो में हम लोग 2 सेगमेंट बना के इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। एक में हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आखिर रशियन रिवॉल्यूशन की घटना क्यों हुई, और उसके पीछे जो छोटी छोटी घटनाएं घटी वो कब घटी, कैसे घटी और क्यों घटी, इसका अध्ययन करेंगे। जब हम दूसरे सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग जो वन लाइनर टॉपिक्स होते हैं, अक्सर जिनसे सीधे सवाल आ जाते हैं एग्ज़ाम में, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यदि विस्तार में इसको समझ लेंगे तो वन लाइनर को याद करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन, पहला पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन का युग। जो रूस में क्रांति हुई थी वो एक सामाजिक परिवर्तन का युग था। मतलब कि वहाँ पे एक तरफ जार, जैसे हमारे यहाँ राजा होते थे वैसे यहाँ रूस में जार होते थे उस समय, और एक तरफ किसान, मज़दूर, इनकी कौम थी। तो ये लोग चाहते थे, चूँकि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ जो सामाजिक परिवर्तन हुए, लोगों को उनके अधिकार मिले, उन सब का असर रशियन रिवॉल्यूशन पर देखा गया। यहाँ के लोग भी सामाजिक परिवर्तन की इच्छा का उद्गार किए थे। तो पहला पॉइंट है कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या था? सामाजिक परिवर्तन का युग था। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में परिवर्तन आए। ठीक। अगला पॉइंट है, जो रशियन रिवॉल्यूशन की मांग थी कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। मतलब कोई अगर कंपनी में कार्य कर रहा हो तो उसके कार्य करने की दर या कार्य करने का समय निश्चित हो, उसकी मजदूरी निश्चित हो, तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन, चूँकि उस समय जब 1917 के आसपास पूरा विश्व औद्योगिक रूप से परिवर्तित हो रहा था, चारों तरफ उद्योग लग रहे थे, तो रूस में भी उद्योगों की स्थिति सुधारने की मांग हो रही थी। कंपनियां जो लग रही थी उसमें श्रमिकों के वेतन, उनके काम करने के समय सबको निर्धारित करने की मांग की जा रही थी। चूँकि चारों तरफ औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी, जब जब औद्योगिकरण होता है तब तब मज़दूरों का शोषण होता है, यह निश्चित है, अक्सर देखा गया है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, निश्चित है आप लोगों को पूरी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। मज़दूरों के शोषण के फलस्वरूप समाजवाद की उत्पत्ति होगी। जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसमें मेन फोकस समाजवाद की स्थापना करना था। रशियन रिवॉल्यूशन का मेन उद्देश्य समाजवाद, अर्थात जितने भी संसाधन हैं उस पर सभी का बराबर अधिकार हो, यही समाजवाद की परिकल्पना है। तो मज़दूरों के शोषण के फलस्वरूप समाजवाद की उत्पत्ति होगी, यह एक विचार है। ये देखिए, कई घंटे काम, मजदूरी कम, खराब सुविधा, यह क्रांति का क्या था? कारण था। रशियन रिवॉल्यूशन का कारण क्या था? कई घंटे काम, मजदूरी कम हो, खराब सुविधा हो। 1914 में रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों 1914 लिखा गया? क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। पूरी रशियन रिवॉल्यूशन इसी के विरोध में, मतलब एक तरफ रूसी समाज था तो दूसरी तरफ जार निकोलस सेकंड का शासन था।
अब हम लोग देखेंगे रूसी समाज उस समय किस प्रकार का था। रूसी समाज 85% जनता खेती-बाड़ी में लगी थी। 85% जनता खेती-बाड़ी में लगी थी। उद्योग बहुत ही कम थे। उद्योग बहुत ही कम थे। केवल 1-2 शहरों में ही थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में ही, और 1-2 शहर हैं उसके, मॉस्को जैसे, यहाँ पे ही केवल उद्योग थे। कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए। रूस में कारखाने कब चालू हुए? 1890 के दशक में चालू हुए। फलस्वरूप कोयला उत्पादन 2 गुना व स्टील उत्पादन चौगुना हुआ। जो रूसी समाज में मजदूर थे वे बटे हुए थे, उनमें भी एकता का अभाव था। जो मेटलिक लेबर थे, मतलब जो धातुओं से संबंधित कार्य करते थे, वे अपने को श्रेष्ठ मानते थे, और जो खेतों में काम करते थे उनको निम्नतर माना जाता था। तो मजदूर भी आपस में बटे हुए थे। लेकिन किसी को काम से निकाला जाता था तो सब लोग मिलकर हड़ताल करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता थी रसियन लेबर्स में, कि जब ये लोग आपस में एक साथ रहते थे तो बटे रहते थे। कोई इसमें अपने आप को ऊंचे पे मानता था, कोई नीचे मानता था। लेकिन जब किसी लेबर को किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता था तो सब लोग मिलकर हड़ताल करते थे। 1898 ईस्वी में मार्क्स के विचारों को मानने वालों ने 1898 ईस्वी में मार्क्स के विचारों को मानने वालों ने रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई। तो रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? 1898 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की पार्टी थी। जो किसानों की पार्टी थी। और जो 1898 में गठित हुई पार्टी थी वह वर्कर्स की पार्टी थी, जो कंपनी में काम करते थे उनकी पार्टी थी। और जो 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ वह किसानों की पार्टी थी। तो यह पूरा एक सिनेरियो आपके सामने हमने पेश करने का प्रयास किया कि रूसी समाज कैसा था। वहाँ जो कंपनियाँ थीं वो लेबर्स का शोषण करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाती थी, कम मजदूरी, निम्नतर जीवन यापन का उनको मजबूर किया जाता था। किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं था। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1905 खूनी रविवार। 1905 खूनी रविवार, यह एक घटना घटी थी 1905 में रविवार के दिन, इसीलिए उस दिन को ही खूनी रविवार के नाम से जाना गया। रूस में निरंकुश राजशाही थी। ये देखिए, जार लिखा है, TSAR, जार, इसको पढ़ते हैं जार। जार संसद के अधीन नहीं था, मतलब जो राजा था निकोलस सेकेंड, जो भी जार होता था वह संसद के अधीन नहीं था, मतलब वह मनमाना व्यवहार करता था। 1904 ईस्वी में ज़रूरी चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी थी, लेकिन मजदूरी में 20% तक की कमी दर्ज की गई। कितनी कमी मजदूरी में दर्ज की गई? 20% तक की कमी दर्ज की गई 1904 में। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को कंपनी से निकाल दिया गया। जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को कंपनी से निकाला गया, तो उसका इम्पैक्ट पूरे लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा, पूरे श्रमिक समूह के ऊपर पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। सोचिए, 4 सदस्यों को केवल निकाला गया, और कितनी एकता है इन मजदूरों में कि 1 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। इनकी मांग थी कि काम के घंटों में कमी की जाए तथा मजदूरी बढ़ाई जाए। एक वहाँ पादरी थे जिन्हें फादर गैपोन के नाम से जाना जाता है। फादर गैपोन के नेतृत्व में मजदूर विंटर पैलेस, जहाँ जार निकोलस सेकंड रहता था, वहाँ कूच किए। किसके नेतृत्व में? फादर गैपोन के नेतृत्व में। कभी अगर पूछ देगा कि जो खूनी रविवार की घटना हुई थी किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? फादर गैपोन के नेतृत्व में। फादर गैपोन के नेतृत्व में मजदूर विंटर पैलेस पहुँचे। वहाँ पुलिस ने इनके ऊपर हमला कर दिया। चूँकि जार निकोलस सेकंड से लोग बात करने गए थे, लेकिन वो डर रहा था, और उसने इन लोगों की बात सुनने से पहले ही पुलिस को आदेश दे दिया कि इनके ऊपर हमला करा दिया जाए। तो विंटर पैलेस पहुंचने से पहले ही इनके ऊपर हमला हो गया। लगभग 100 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। चूँकि रविवार का दिन था, इसीलिए उस दिन को ही घोषित कर दिया गया ब्लडी संडे, खूनी रविवार। पूरे देश में इसका असर पड़ा। इस घटना का पूरे देश में असर पड़ा। सारे देश में हड़ताल हो गई। फलस्वरूप जार ने ड्यूमा बनाने की मंजूरी दी। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, वैसे ही रूस में ड्यूमा होती है। क्या होती है? ड्यूमा। फलस्वरूप जार ने ड्यूमा बनाने की मंजूरी दी। अभी जो ब्लडी संडे की घटना हुई थी, ये कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ड्यूमा भी कब बनी? 1905 में। लेकिन कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जार निकोलस जो
ड्यूमा का निर्माण किया, वो नहीं चाहता था कि उसकी तानाशाही पर कोई प्रतिबंध लगे। जार नहीं चाहता था कि उसकी तानाशाही पर कोई प्रतिबंध लगे, इसीलिए उसने पहली जो ड्यूमा थी, पहली संसद थी, उसको 75 दिन में समाप्त कर दिया। दूसरी ड्यूमा को 3 माह में समाप्त कर दिया। देखिए, जार नहीं चाहता था कि यह संसद उसके आदेशों पर, उसके कार्य पद्धति पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण करे। इसीलिए जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन में, दूसरी को 3 माह में ही बर्खास्त कर दिया। वह सत्ता पर कोई अंकुश नहीं चाहता था। उसने वोटिंग सिस्टम में बदलाव करके तीसरी बार ड्यूमा में कंजर्वेटिव लोगों को, कंजर्वेटिव जो पुराने विचार के हैं, उनको भर दिया। मतलब सारे के सारे उसके ही आदमी ड्यूमा में हो गए। इसका असर ये हुआ कि अब राजा जो चाहे वो कर सकता है और ड्यूमा उसको रोकेगी भी नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस बिना ड्यूमा की सलाह के ही युद्ध में शामिल हो गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें रूस बिना ड्यूमा के, बिना संसद के सलाह के ही युद्ध में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप ड्यूमा भी, जो उसके द्वारा ही, उसके लोग ही उस संसद में थे, तब भी वह जार निकोलस सेकंड के विरोध में आ गए थे। रूस में विरोध इस कदर हुआ जर्मनी के प्रति, क्योंकि जब रूस 1914 में युद्ध में शामिल हुआ था, बिना किसी से पूछे, ना ही जनता की राय इसने लिया जार निकोलस सेकंड ने, और ना ही ड्यूमा की। इसने सोचा था कि हम लोग तो युद्ध जीत ही रहे हैं शुरू में, चूँकि युद्ध रूस जीत रहा था और हम लोग जल्दी इस पर मतलब विजय पा लेंगे, तो रूसी जनता भी इसका साथ दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब जर्मनी की स्थिति मजबूत होने लगी, तो जर्मनी के खिलाफ रूस में काफ़ी विद्रोह हो गया था, और जर्मनी के खिलाफ भी और जार निकोलस सेकंड के खिलाफ भी। और उसी के परिणाम स्वरूप एक घटना घटी कि जर्मनी का जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर था, कौन सा शहर? सेंट पीटर्सबर्ग शहर, क्योंकि एक जर्मन नाम है, इसका नाम उस समय बदलकर पेट्रोगार्द कर दिया गया, पेट्रोगार्द कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कई लोग मरे, रूस के उद्योग धंधे चौपट हो गए, क्योंकि जो युवा वर्ग थे, जो युवा वर्ग था, वह युद्ध में लड़ रहा था, इसीलिए मजदूरों की कमी हो गई। ज़्यादातर उद्योग धंधे नष्ट हो गए, कंपनियां बंद हो गई, ज़्यादातर अनाज सैनिकों को भेजा जा रहा था, क्योंकि वहाँ आवश्यकता ज़्यादा थी। फलस्वरूप 1916 में भूखमरी, क्या हो गई? भूखमरी हो गई रूस में। फरवरी, एक क्रांति होती है रूस में, फरवरी क्रांति, और एक क्रांति होती है अक्टूबर क्रांति। हम इन दोनों को समझेंगे कि क्या है फरवरी रेवोल्यूशन और क्या है अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। 1917 में सर्दियों में, 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राड में हालात बहुत ही ख़राब थे, क्योंकि भूखमरी का माहौल था, गरीबी थी, काम धंधे चौपट हो गए थे, इसलिए सर्दियों में स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक वहाँ पे नदी बहती है, नेवा नदी। नेवा नदी के राइट साइड मजदूर के क्वार्टर, कारखाने रहते थे, और लेफ्ट साइड राजा, पुलिसकर्मी, महल, रानियाँ, ये सब रहती थी। नेवा नदी के दाएं ओर मजदूरों के क्वार्टर व कारखाने, भोजन की कमी, कोहरा व बर्फबारी। मतलब नेवा नदी का राइट साइड डार्क साइड था। नेवा नदी की बाईं ओर फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस, सरकारी दफ्तर, मतलब मज़े ही मज़े। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है, चूँकि रूस फर्स्ट वर्ल्ड वार में बुरी तरह से फंसा हुआ था, मज़दूरों की कमी हो रही थी, इसलिए 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है। अगले दिन उस तालाबंदी के विरोध में 50 फैक्ट्री के मज़दूरों की हड़ताल होती है, तथा वे नदी पार कर बाएं तरफ जाने लगे। बाएं तरफ मतलब जिधर राजा का विंटर पैलेस, सरकारी दफ्तर, फैशनेबल एरिया था, उधर सभी के सभी मज़दूर जाने लगते हैं। चूँकि 1905 में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, उससे सबक लेकर के राजा ने कोई गलती नहीं की, उसने कर्फ्यू लगा दिया और लोगों को तितर बितर कर दिया। रविवार 25 फरवरी को ड्यूमा बर्खास्त कर दी गई, मतलब जो ड्यूमा थी भी, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पूरा नियंत्रण जार निकोलस सेकंड ने अपने हाथों में ले लिया। 26 फरवरी को बाएं तट पर, मतलब फैशनेबल एरिया में इकट्ठा हुए सभी जितने आंदोलनकारी थे, सभी लोग इकट्ठा हुए। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया गया। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया गया। उनकी मांग क्या थी? रोटी मिले, उचित मजदूरी मिले, काम के घंटों में कमी हो। क्या मांग थी उनकी? रोटी मिले, ब्रेड, उचित मजदूरी हो, काम के घंटों में कमी हो। 1905 की जो घटना हुई थी, उसमें पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी,
लेकिन 1917 में फरवरी क्रांति में जब राजा ने घुड़सवारों को आज्ञा दी कि इनके ऊपर फिर से गोली चलाई जाए, तो सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया तथा मजदूरों के साथ मिलकर सोवियत बना लिया। क्या बना लिया? सोवियत बना लिया। 2 मार्च 1917 को जार राजगद्दी छोड़ देता है। कौन था जार उसमें? जार निकोलस सेकेंड। पूछे कि जार निकोलस सेकेंड ने गद्दी कब छोड़ी थी? तो 2 मार्च 1917 को। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, मतलब जो सिपाही और आंदोलनकारी दोनों मिलकर जो यूनियन बनाते हैं, दोनों ने यह निर्णय लिया कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए, एक अस्थायी सरकार बनाई जाए। जब तक कि चुनाव के माध्यम से एक नई सरकार का गठन न हो जाए, तब तक एक प्रोविजनल गवर्नमेंट पूरे देश का कार्यभार संभालेगी। क्योंकि लेनिन जो रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनको रूस से बाहर भेज दिया गया था। अप्रैल जब यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, जार का शासन समाप्त हो जाता है, तो अप्रैल 1917 में लेनिन वापस आ जाते हैं और यही अप्रैल थीसिस देते हैं। इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। अप्रैल 1917 में आने पर लेनिन अप्रैल थीसिस देते हैं। बोल्शेविक पार्टी, एक वहाँ पे बोल्शेविक बहुसंख्यकों की पार्टी थी, उसका नेता लेनिन ही थे। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया अप्रैल 1917 में। अब फरवरी क्रांति हो गई ख़त्म। अब अक्टूबर क्रांति 16 अक्टूबर 1917। लेनिन को जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेनिन को लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये भी तानाशाह हो गई है, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उसमें कहा गया था कि जल्द ही देश में चुनाव होंगे और अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के चुनाव में अपनी रुचि नहीं दर्शाई। 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राड सोवियत, जो सैनिक गोली चलाने से इनकार कर दिए थे और किसान लेबर दोनों ने मिलकर पेट्रोग्राड सोवियत नामक एक संगठन का निर्माण किया था। तो 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राड सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी, जिसका नेता लेनिन था, पेट्रोग्राड सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर काबिज होना चाहा। मतलब इन्होंने एक मार्च किया कि ताकि ये लोग सत्ता को अपने कब्जे में कर सके। लेनिन ने लियोन ट्रॉट्स्की, इसका नाम याद रखिएगा, लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया, ताकि जो लड़ाई लड़ने का कार्य है लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी करे। 24 अक्टूबर को पीएम केरेंस्की, नाम याद रखिएगा कि जब क्रांति हो रही थी अक्टूबर की, तो उसमें पीएम केरेंस्की थे। कौन? केरेंस्की। इनको अंदाज़ा हो गया था कि रूस में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए यह देश छोड़कर भाग गए थे। और उसी दिन 24 अक्टूबर को ही बाएं तट पर लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में हमला किया गया और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ज़मीनों को सर्वजन में वितरण किया गया। मार्च 1918 में जर्मनी से, ये महत्वपूर्ण बात है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके मध्य होती है? जर्मनी और रूस के मध्य में 1918 में होती है। और इसी संधि के माध्यम से रूस प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को बाहर कर लेता है। अब तक हम लोग पूरी घटनाओं को देख रहे थे कि कब क्या हुआ, क्यों हुआ। अब हम लोग वन लाइनर रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थक था। ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो फरवरी 1917 में राजशाही का पतन होता है, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन, जार निकोलस को 4 मार्च को या मार्च में जार निकोलस को हटा दिया जाता है। तो फरवरी की क्रांति से राजशाही का पतन, और जो अक्टूबर में घटनाएं घटी थी, मतलब जो लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस अक्टूबर की घटना को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में, सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में। यह वर्कर्स की पार्टी थी या फार्मर्स की पार्टी थी, अभी आप लोगों ने इस चीज़ को देखा। 1905 की क्रांति, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, 1904 ईस्वी में इसके कुछ 4 वर्कर्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। अभी आपने सारी चीज़ें विस्तार से देखी। और इसने फिर बाद में 1905 में आंदोलन हुआ। काम के घंटे को कम करना, कार्य स्थितियों, वेतन आदि में सुधार करने के लिए आंदोलन होता है। पादरी गैपान नेतृत्व किए 100 मजदूर मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया। यह तारीख थी 22 जनवरी 1905। मैंने कहा कि वन लाइनर है,
इसको ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आप जान गए हैं, बस इसमें फैक्चुअल नॉलेज आपको लेना है। तो खूनी रविवार की घटना किस तारीख को होती है? 22 जनवरी 1905 को। इसी घटना से 1905 की क्रांति की, जो 1905 में यह घटना हुई थी, क्रांति की शुरुआत होती है। फलस्वरूप जार ने ड्यूमा संसद का गठन किया। अभी ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते लोग, परिणामतः जार को गद्दी से हटाया गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता लेनिन वापस आए। लेनिन वापस आते हैं, अप्रैल थीसिस देते हैं। बीपीएससी टीआरई के लिए महत्वपूर्ण, बीपीएससी टीआरई के लिए महत्वपूर्ण है अप्रैल थीसिस। क्या है अप्रैल थीसिस? युद्ध को समाप्त किया जाए, जो प्रथम युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों में वितरित कर दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बोल्शेविक का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। ये अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत की थी? लेनिन ने। पिछली बार टीआरई 2 में पूछा था कि अप्रैल थीसिस के कौन कौन से कथन हैं, तो उसमें पहला था युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों को दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बोल्शेविक का नाम बदलकर कम्युनिस्ट रखा जाए। इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 1917 की क्रांति, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, फैक्ट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉमिंटर्न एक वर्ड है, शब्दावली कॉमिंटर्न, इसका मतलब होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसका गठन कब हुआ था? 1919 में। कॉमिंटर्न का गठन कब हुआ था? 1919 में। कम्युनिस्ट पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कम्युनिस्ट पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन कॉमिंटर्न। रूस में गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1918 से 1920 तक। जो एफवाईपी है, पंचवर्षीय योजना, और रूस में सबसे पहले कब चलाई गई थी? 1927 में। पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? 1927 में। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब है, इसको याद रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों साथी थे। दोनों ने मिलकर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब लिखी थी। दास कैपिटल किसकी किताब है? ये कार्ल मार्क्स की किताब है। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट वोवर ने किया था। रॉबर्ट वोवर इंग्लैंड के थे, इन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। एक नारा है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, एक किसका नारा है? कार्ल मार्क्स का, दुनिया के मजदूर एक हो। अलेक्जेंडर सेकंड को जार मुक्तिदाता कहा जाता है। अलेक्जेंडर सेकंड को जार मुक्तिदाता कहा जाता है। जार निकोलस सेकंड यह रूस का अंतिम जार शासक था। जार निकोलस सेकंड रूस का अंतिम जार शासक था। इसे फरवरी क्रांति के माध्यम से सत्ता से बाहर किया गया था। बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेता लेनिन था। जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में, उसका नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका गठन किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। ट्रोट्स्की ने क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद कर लीजिए। जार निकोलस सेकंड एक नारा इसने दिया था, एक कथन कहा था, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस सेकंड ने। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में 1903 में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में 1903 में हुई थी। रूस में आर्थिक नीति कब आई थी? लेनिन ने 1921 में लाया था। टीआरई 3 का यह सवाल है कि जो रूस में आर्थिक नीति आई थी उसको किसने लाया था? तो लेनिन ने लाया था। किसने? लेनिन ने, 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता अगर पूछे कौन है, तो स्टालिन है। आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? स्टालिन। कुछ किताबें हैं, राइट्स ऑफ मैन, कॉमन सेंस। राइट्स ऑफ मैन एक किताब है, दूसरी किताब है कॉमन सेंस, ये किसकी है? टॉमस पेन की। दूसरी किताब है मैक्सिमो गॉर्की, मैक्सिम गॉर्की, मदर की रचना की। मैक्सिम गॉर्की ने किसकी रचना की? मदर की। और राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस, इसके लेखक कौन है? टॉमस पेन। लेनिन का नारा था युद्ध का अंत हो। अप्रैल थीसिस की पहली मांग यही थी कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। अस्थायी क्रांति सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्रोट्स्की। ये लेनिन का क्या था? सेनापति था। एक और बुक है अन्ना कैरोनिना एंड वार एंड पीस। अन्ना कैरोनिना वार एंड पीस, यह किसकी बुक है? लियो टॉल्स्टॉय की। अन्ना कैरोनिना वार एंड पीस।
रूस में रोमनोव वंश का शासन था। जो जार निकोलस सेकंड था वो किस वंश से संबंधित था? रोमनोव वंश से। श्वेत आतंक, लेनिन के विरोधियों के आतंक को क्या कहते थे? श्वेत आतंक। इसकरा इसकरा लेनिन का पहला समाचार पत्र था और लेनिन का नारा क्या था? शांति, भूमि और रोटी। इसकरा लेनिन का पहला समाचार पत्र था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस वर्सेस जर्मनी में 1918 में हुई, फलस्वरूप रूस वर्ल्ड वार से बाहर हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना सुझाव जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।